किस्से गलियारों के पेश करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा उपन्यास चोखरबाली। इसके 3 भाग आप पहले सुन चुके हैं। अब चौथा भाग। एक दिन आखिर आजीज आकर महेंद्र ने माँ से कहा, ये अच्छी बात है माँ, दूसरे के घर की एक जवान विधवा को घर रख एक भारी जिम्मेदारी कंधे पर लाद लेने की क्या पड़ी है, जाने कब क्या मुसीबत हो। राजलक्ष्मी ने कहा, अरे ये तो अपने विपिन की बहू है, इसे मैं बिरानी थोड़े ही समझती हूँ। महेंद्र ने कहा, जो कहो, लेकिन ये अच्छा नहीं है, मेरी राय में इसे रखना ठीक नहीं। राजलक्ष्मी खूब जानती थी कि महेंद्र की राय को ठुकराना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने बिहारी से कहा, अरे बिहारी, तू एक बार महेंद्र को समझा कर देख। ये विपिन की बहू जब से यहाँ है तभी से इस बुढ़ापे में मुझे थोड़ा आराम मिला है। वो पराई हो या जो हो, किसी से कभी ऐसी सेवा नहीं मिली। बिहारी ने कोई जवाब न दिया। वो जाकर महेंद्र से बोला, यार, विनोदनी की भी सोचते हो? महेंद्र ने हंसकर कहा, सोचकर रात की नींद हराम है, अपनी भाभी से पूछ देखो। विनोदनी के ध्यान से इन दिनों और सब ध्यान टूट गया है। घूंघट की आड़ से आशा ने महेंद्र को चुपचाप धमकाया। बिहारी ने कहा, अच्छा, दूसरा विश्व वृक्ष। चुन्नी उसे यहाँ से निकाल बाहर करने को झटपटा रही है। घूंघट से आशा की आंखों में फिर उसे झिड़का। बिहारी ने कहा, निकाल ही बाहर करो तो लौट आने में कितनी देर लगती है। अरे, विधवा का विवाह रचा दो, विष के दांत एक बार की टूट जाएंगे। महेंद्र बोला, विवाह तो कुंद का भी कर दिया गया था। बिहारी ने कहा, इस उपमा को अभी छोड़ो, विनोदनी की बात कभी कभी मैं सोचा करता हूँ। तुम्हारे यहाँ तो जिंदगी भर ये रह नहीं सकती, और इनके यहाँ का जंगल किसी के लिए भी वनवास है। विनोदनी आज तक महेंद्र के सामने नहीं गई, पर बिहारी ने उसको देखा है। उसने सिर्फ इतना समझा है कि ये स्त्री जंगल में छोड़ने लायक नहीं है, लेकिन शिखा घर में के दिए में एक तरह से जलती है और दूसरी तरह वो घर को आग भी लगा देती है। महेंद्र के मन में ये शंका भी थी। महेंद्र ने इस बात पर बिहारी की खूब खिल्ली उड़ाई। बिहारी ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन उसके मन ने समझा था कि ये स्त्री खिलवाड़ करने की नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। राजलक्ष्मी ने विनोदनी को सावधान कर दिया। कहा, देखना बेटी, बहू से इतनी मिठास न रखना। तुम गांव घर से गृहस्थ के यहाँ रही हो, आजकल के चाल चलन को नहीं जानती। बुद्धिमती हो, समझ बूझ कर चलना। इसके बाद विनोदिनी ने आशा को दूर ही दूर रखा। कहा, मैं भाई होती कौन हूँ? मेरी जैसी स्त्री से अगर आप अपनी इज्जत बचाकर चलना नहीं चाहते तो कब क्या हो जाएगा, कौन कह सकता है। आशा निहोरे विनती करती, गिड़गिड़ाती, रोती पीटती, लेकिन विनोदनी एकदम अडिग। बातों से आशा आकंठ भर उठी, मगर विनोदनी ने तरजीह न दी। इधर महेंद्र के बाजू शिथिल हो गए। जो अनियम और उच्च श्रृंखला पहले उसे कौतुक सी लगती थी, वही अब धीरे धीरे उसे दुखाने लगी। आशा की सांसारिक अपटुता से उसे खींच होती, लेकिन जबान खोलकर कहता नहीं। प्यार की जलती हुई सेज पर आंख खोलकर धीरे धीरे घर गृहस्थी के धंधों, लिखाई पढ़ाई में ध्यान देकर महेंद्र ने करवट बदली। अपनी चिकित्सा संबंधी किताबों का उसने जाने कहाँ कहाँ से उद्धार किया और अपने कोट पतलून को धूप दिखाने की चेष्टा की। विनोदनी जब बिल्कुल ही पकड़ में ना आई तो आशा को एक तरकीब सूझी। बोली, भाई चोखरबाली, तुम मेरे पति के सामने क्यों नहीं आती, भागती क्यों फिरती हो? विनोदिनी ने बड़े संक्षेप में लेकिन तेज स्वर में कहा, छी। आशा बोली, क्यों? माँ से मुझे पता चला है तुम हम लोगों की गैर नहीं हो। गंभीर होकर विनोदिनी ने कहा, संसार में अपना पराया कोई नहीं होता। जो अपना मानता है वही अपना है, और जो पराया समझता है वो अपना होते हुए भी पराया है। आशा ने देखा, ये बात लाजवाब है
वास्तव में उसके पति विनोदनी के साथ ज्यादती करते हैं, सचमुच उसे गैर समझते हैं और नाहक ही उससे खींचा करते हैं। उस दिन सांझ को आशा ने बड़े नाजो अंदाज से पति के सामने छेड़ा। तुम्हें मेरी चोखिर बाली से परिचय करना पड़ेगा। महेंद्र हंसकर बोला, तुम्हारे साहस की बलिहारी। आशा ने पूछा, क्यों, इसमें डर किस बात का? महेंद्र, अपनी सखी की जिस गजब की खूबसूरती का जिक्र किया करती हो वो तो खतरे से खाली नहीं। आशा ने कहा, खैर वो मैं देख लूंगी, तुम उससे बोलोगे या नहीं इतना बता दो। विनोदनी को देखने का कौतूहल महेंद्र को भी था, फिर भी ये आग्रह उसे ठीक नहीं लग रहा था। हृदय के नाते के बारे में महेंद्र के उचित अनुचित का आदर्श औरों की अपेक्षा कुछ कड़ा था। इसके पहले वो विवाह की बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए कि कहीं माँ के अधिकार पर आंच न आए, और अब आशा के संबंध की रक्षा वो इस तरह से करना चाहता कि किसी पराई औरत के लिए मन में जरा सा कौतूहल पैदा ना हो। प्यार के मामले में वो बड़ा वैसा सा है, लेकिन पक्का इस बात का उसे मन ही मन नाज भी था। यहाँ तक कि चूंकि बिहारी को अपना दोस्त कहता, इसलिए दूसरे किसी को भी वो मित्र नहीं मानना चाहता। कोई उसकी ओर खिंचकर आता भी तो वो जबरदस्ती उसकी ओर से लापरवाही दिखाता और बिहारी के सामने उस बेचारे का मजाक उड़ाते हुए अपनी उदासी जाहिर करता। बिहारी कहीं ऐतराज करता तो महेंद्र कहता, ये तुमसे हो सकता है, कहीं भी जाते हो तुम्हें मित्रों की कमी नहीं रहती, मगर मैं हर किसी को मित्र नहीं मान सकता। ऐसे महेंद्र का मन जब इधर एक अपरिचिता की ओर कौतूहल और व्यग्रता से बरबस खिंच जाया करता, तो अपने आदर्श के आगे वो नीचा हो जाता। सो वो विनोदनी को घर से हटाने के लिए अपनी माँ से तंग करने लगा। महेंद्र ने कहा, रहने भी दो चिन्नी, तुम्हारी चोखरबाली से गपशप की फुर्सत कहाँ है अपने पास। पढ़ने के वक्त किताबों से नाता और फुर्सत की घड़ियों के लिए तुम हो। इस बीच दोनों के बीच में विनोदनी के लिए सुई की नोक भर भी जगह छोड़ने को महेंद्र तैयार नहीं था। ये बात उसके गर्व का विषय बन बैठी। उसका वो गर्व आशा से सहा नहीं जाता, पर आज उसने हार कबूल कर ली। कहा, खैर मेरी ही खातिर तुम मेरी चोखरबाली से बोलो। आशा के आगे अपने प्रेम की दृढ़ता और श्रेष्ठता प्रमाणित करके अंत में बड़ी कृपा करके वो विनोदनी से बात करने पर राजी हुआ। दूसरे दिन सुबह आशा गई और सोई हुई विनोदनी से लिपट गई। विनोदनी बोली, ये कैसा गजब, चकोरी आज चांद छोड़कर मेघ के दरबार में। आशा ने कहा, तुम लोगों की ये कविता मेरी समझ में नहीं आती। फिर गोबर में नाहा घी क्या डालना, जो इन बातों का जवाब दे सकता है चलकर एक बार उसे सुनाओ। विनोदिनी ने पूछा, आखिर वो रसिक है कौन? आशा ने कहा, तुम्हारे देवर, मेरे पति। मजाक नहीं, तुमसे बातें करने के लिए वो मुझे परेशान कर रहे हैं। विनोदिनी अपने मन में बोली, बीबी के हुक्म से मेरी बुलावट हुई है और मैं सर पर पांव रखकर भागी जाऊंगी, ऐसा समझा है मुझे। विनोदिनी किसी भी तरह तैयार न हुई। आशा पति के सामने बड़ी लज्जित हुई। मन ही मन महेंद्र इस पर बड़ा नाराज हुआ। मेरे सामने आने में ऐतराज, मुझे दूसरे मामूली लोगों से समझती है, और कोई होता तो जाने कब कितने बहानों से विनोदिनी से मिलता बोलता चलता, लेकिन महेंद्र ने इसकी कभी कोशिश तक न की। इसी से विनोदिनी को क्या मेरा परिचय नहीं मिला? वो एक बार भली तरह जान लेती तो समझ जाती कि मुझ में और दूसरे किसी पुरुष में क्या फर्क है। 2 दिन पहले विनोदिनी की भी कुड़न से बोली, इतने दिनों से इस घर में हूं और महेंद्र एक बार मुझे देखने की कोशिश भी नहीं करता। बुआ के कमरे में होती हूं तब भी वो किसी बहाने अपनी माँ के पास नहीं आता। ऐसी लापरवाही किस बात की? मैं कोई जड़ पदार्थ हूं, मैं आदमी नहीं, स्त्री नहीं। कहीं वो मुझे जान पाता तो पता चलता कि उसकी प्यारी चुन्नी और मुझ में क्या फर्क है। आशा ने तरकीब सुझाई, तुम कॉलेज गए हो,
ये कहकर मैं उसे अपने कमरे में ले जाऊंगी कि अचानक बाहर से तुम आ जाना, बस कोई बस न चलेगा। महेंद्र ने पूछा, आखिर किस गुनाह के लिए उसे इतनी बड़ी सजा? आशा बोली, मुझे गुस्सा आ गया है, तुमसे मुलाकात करने में भी आपत्ति, उसकी अकड़ तोड़कर ही रहूंगी। महेंद्र बोला, तुम्हारी प्यारी सखी को देखे बिना मैं मरा नहीं जा रहा हूँ, मैं यूं चोरों की तरह मिलना नहीं चाहता। आशा ने महेंद्र का हाथ पकड़कर विनती की, मेरे सर की कसम तुम्हें, एक बार, बस एक बार तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जैसे भी हो उसकी हेकड़ी तो भुलानी ही पड़ेगी, फिर तुम्हारा जैसा जी चाहे करना। महेंद्र चुप रहा। आशा बोली, मेरी आरजू है, मान जाओ। महेंद्र को भी ललक हो रही थी, इसलिए बेहद उदासी दिखाकर वो सहमत हुआ। शरद की धुली दोपहरी महेंद्र के कमरे में विनोदनी आशा को कारपेट के जूते बनाना बता रही थी। आशा अनमनी सी बार बार बाहर ताक ताक कर गिनती में भूल करके अपना बेहद सीधापन दिखा रही थी। आखिर तंग आकर विनोदिनी ने उसके हाथ का कारपेट झपट कर गिरा दिया और कहा, ये तुम्हारे बस का नहीं, मैं चलती हूँ, काम पड़ा है। आशा ने कहा, बस जरा देर और देखो, अब भूल नहीं होगी। आशा सीने से लग गई। इतने में दबे पांव महेंद्र आया और दरवाजे के पास विनोदिनी के पीछे खड़ा हो गया। आशा सिलाई पर आंखें गाड़े हुए धीरे धीरे हंसने लगी। विनोदिनी ने पूछा, एकाएक हंसी किस बात पर आ गई? आशा से और न रहा गया, वो खिलखिला पड़ी और विनोदिनी के बदन पर कारपेट फेंक कर बोली, तुमने ठीक ही कहा, ये मेरे बस का नहीं। और विनोदिनी से लिपटकर और जोर से हंसने लगी। विनोदिनी पहले ही ताड़ गई थी। आशा की चंचलता और हाव भाव से उससे छिपा कुछ न था। वो ये भी खूब जान गई थी कि महेंद्र कब चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। निरी नादान बनकर उसने अपने को आशा के आसान जाल में फंसने दिया। अंदर आते हुए महेंद्र ने कहा, मैं बदनसीब ही इस हंसी से क्यों वंचित रहूं? चौंक कर विनोदिनी ने माथे पर कपड़े का पल्ला डाला और उठने लगी। आशा ने उसका हाथ धर दबाया। महेंद्र ने कहा, या तो आप बैठिए, मैं चला जाता हूँ, या फिर आप भी बैठिए, मैं भी बैठता हूँ। जैसा कि आमतौर से औरतें करती हैं, छीना झपटी शोरगुल करके विनोदिनी ने शर्म की धूम नहीं मचाई। उसने सहज ही सुर में कहा, आपके ही अनुरोध से बैठती हूँ, लेकिन मन ही मन अभिशाप न दीजिएगा। महेंद्र ने कहा, अभिशाप दूंगा कि आप में देर तक चलने की शक्ति न रह जाए। विनोदिनी ने कहा, इस अभिशाप से मैं नहीं डरती, क्योंकि आपका देर तक ज़्यादा देर का नहीं होगा, शायद अब खत्म भी हो चला। और उसने फिर उठकर खड़ा होना चाहा। आशा ने उसका हाथ थाम लिया, कहा, सिर की सौगंध, तुम्हें और कुछ देर बैठो। आशा ने पूछा, अब सच सच बताना, मेरी चोखरबाली तुम्हें कैसी लगी? महेंद्र ने कहा, बुरी नहीं। आशा बहुत ही क्षुब्ध होकर बोली, तुम्हें तो कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं। महेंद्र, सिर्फ एक को छोड़कर। आशा ने कहा, अच्छा, परिचय जरा जमने दो, फिर देखती हूँ अच्छी लगती है या नहीं। महेंद्र बोला, जमने दो यानी ऐसा लगातार चला करेगा रवैया? आशा ने कहा, भलमनसाहत के नाते भी तो लोगों से बोलना चालना पड़ता है। एक दिन की भेंट के बाद ही अगर मिलना जुलना बंद कर दो तो क्या सोचेगी बेचारी? तुम्हारा हाल ही अजीब है, और कोई होता तो ऐसी स्त्री से दौड़ कर मिला करता, और तुम हो कि आफत आ पड़ी मानो। औरों से अपने इस फर्क की बात सुनकर महेंद्र खुश हुआ। बोला, अच्छा यही सही, मगर ऐसी जल्दबाजी क्या? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूँ, न तुम्हारी सखी को भागने की जल्दी है, लिहाजा बीच बीच में भेंट हुआ ही करेगी। और भेंट होने पर भलमनसाहत रखे, इसकी अक्ल तुम्हारे पति को है। महेंद्र ने सोचा था अब से विनोदिनी किसी न किसी बहाने जरूर आ जाया करेगी,
लेकिन गलत समझा था। वो पास ही नहीं भटकती अब, अचानक आते जाते भी कहीं नहीं मिलती। अपनी स्त्री से वो इसका जिक्र भी न करता कि कहीं मेरा आग्रह न झलक पड़े। बीच बीच में विनोदनी से मिलने की स्वाभाविक और मामूली सी इच्छा को छिपाए और दबाए रखने की कोशिश में उसकी अकुलाहट बढ़ने लगी। फिर विनोदनी की उदासीनता उसे और उत्तेजित करने लगी। विनोदनी से भेंट होने के दूसरे दिन प्रसंगवश यूं ही मजाक में महेंद्र ने आशा से पूछा, तुम्हारा ये अयोग्य पति तुम्हारी चोखरबाली को कैसा लगा? महेंद्र को इसकी जबरदस्त आशा थी कि पूछने से पहले ही आशा से उसे इसका बड़ा ही अच्छा ब्यौरा मिलेगा। लेकिन सब्र करने का जब कोई नतीजा न निकला तो ढंग से ये पूछ बैठा। आशा मुश्किल में पड़ी। विनोदिनी ने कुछ भी नहीं कहा। इससे आशा अपनी सखी से नाराज हुई थी। बोली, ठहरो भी, 2-4 दिन मिलजुल कर तो कहेगी। कल भेंट भी कितनी देर को हुई और बातें भी कितनी हो सकी। महेंद्र इससे भी कुछ निराश हुआ और विनोदनी के बारे में लापरवाही दिखाना उसके लिए और भी कठिन हो गया। इसी बीच बिहारी आ पहुंचा। पूछा, क्यों भैया, आज किस बात पर विवाद छिड़ा हुआ है? महेंद्र ने कहा, देखो ना, तुम्हारी भाभी ने कुमुदनी या प्रोमिदनी जाने किस से तो कि जाने क्या नाता जोड़ा है, लेकिन मुझे भी अगर उससे वैसा ही कुछ जोड़ना पड़े तो जीना मुश्किल जानो। आशा के घूंघट के अंदर घोर कलह घिर आया। बिहारी जरा देर चुपचाप महेंद्र की ओर ताकता रहा और हंसता रहा। बोला, भाभी, बात तो ये अच्छी नहीं, ये सब भुलाने की बातें हैं। तुम्हारी चोखरबाली को मैंने देखा है और भी अगर बार बार देख पाऊँ तो उसे दुर्घटना न समझूंगा, ये मैं कसम खाकर कहता हूँ। लेकिन इतने पर भी महेंद्र जब कबूल नहीं करना चाहते तो दाल में कुछ काला है। महेंद्र और बिहारी में बहुत भेद है। आशा को इसका एक और सबूत मिला। अचानक महेंद्र को फोटोग्राफी का शौक हो गया। पहले भी एक बार उसने सीखना शुरू करके छोड़ दिया था। उसने फिर से कैमरे की मरम्मत की और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। घर के नौकर चाकरों तक के फोटो लेने लगा। आशा जिद पकड़ बैठी, मेरी सखी की तस्वीर लेनी पड़ेगी। बहुत मुख्तसर में महेंद्र ने जवाब दिया, अच्छा। और उससे भी मुख्तसर में उसकी चोखरबाली ने कहा, नहीं। आशा को इसके लिए फिर एक तरकीब खोजनी पड़ी। तरकीब ये थी कि आशा किसी तरह उसे अपने कमरे में बुलाएगी और सोते समय ही उसकी तस्वीर को लेकर महेंद्र एक खासा सबक देगा। मजे की बात यह कि विनोदनी दिन में कभी सोती नहीं, लेकिन उस दिन आशा के कमरे में उसे झपकी आ गई। बदन पर लाल ऊनी चादर डाले, खुली खिड़की की तरफ मुंह किए, हथेली पर सर रखे, वो ऐसी सुंदर अदा से सोई थी कि महेंद्र ने कहा, लगता है फोटो खींचने के लिए तैयार हुई है। दबे पांव महेंद्र कैमरा लेकर आया। किस तरह से तस्वीर अच्छी आएगी ये तय करने के लिए विनोदनी को बड़ी देर तक बहुत अच्छी तरह देख लेना पड़ा। यहाँ तक कि कला की खातिर छिपकर सिरहाने के पास उसके बिखरे बालों को जरा सा हटा देना पड़ा। नहीं जचा तो उसे फिर से सुधार लेना पड़ा। कानों कान उसने आशा से कहा, पाँव के पास से चादर को जरा बाईं तरफ खिसका दो। भोली आशा ने उसके कानों में कहा, मुझसे ठीक न बनेगा, कहीं नींद न टूट जाए, तुम्हें खिसका दो। महेंद्र ने चादर खिसका दी और तब उसने तस्वीर खींचने के लिए कैमरे में प्लेट डाली। डालना था कि खटका हुआ और विनोदनी हिल उठी। लंबा निश्वास छोड़ घबराकर उठ बैठी। आशा जोर से हंस पड़ी। विनोदनी बेहद नाराज हुई। अपनी जलती हुई आंखों से महेंद्र पर चिंगारियां बरसाती हुई बोली, बहुत बुरी बात है। महेंद्र ने कहा, बेशक बुरी बात है, लेकिन चोरी भी की और चोरी का माल हाथ न लगा, इससे तो मेरे दोनों काल गए। इस बुराई को ही लेने दीजिए, उसके बाद मुझे सजा दीजिएगा। आशा भी बहुत आरजू मिन्नत करने लगी। तस्वीर ली गई, लेकिन पहली तस्वीर खराब हो गई। लिहाजा दूसरे दिन दूसरी तस्वीर लिए बिना फोटोग्राफर न माना।
उसके बाद मित्रता के चिन्ह स्वरूप दोनों सखियों की एक साथ एक तस्वीर लेने की बात आई। विनोदनी ना न कह सकी, बोली, लेकिन लेकिन ये आखिरी है। ये सुनकर महेंद्र ने उस तस्वीर को बर्बाद कर दिया। इस तरह तस्वीर लेते लेते परिचय काफ़ी आगे बढ़ गया। बाहर से हिला डुला दो तो तभी राख में आग फिर से लहक उठती है। आशा और महेंद्र की मोहब्बत का उत्साह मंद पड़ता जा रहा था। वो तीसरी तरफ की ठोकर से फिर जाग पड़ा। आशा में हंसी दिल्लगी की ताकत न थी, पर आशा उससे थकती न थी। लिहाजा विनोदनी की आड़ में आशा को बहुत बड़ा आश्रय मिल गया। महेंद्र को हमेशा आनंद की उमंग में रखने के लिए उसे लोहे के चने नहीं चबाने पड़ते थे। विवाह होने के बाद कुछ ही दिनों में आशा और महेंद्र एक दूसरे के लिए अपने को उजाड़ने पर आमादा थे। प्रेम का संगीत शुरू ही पंचम के निषाद से हुआ था। सूद के बजाय पूंजी ही भुना खाने पर तुले थे। अब उसकी अपनी कोशिश न रह गई। महेंद्र और विनोदनी जब हंसी मजाक करते होते, वो बस जी खोलकर हंसने में साथ देती। पत्ते खेलने में महेंद्र आशा को बेतरह चकमा देता तो आशा विनोदनी से फैसले के लिए गिड़गिड़ाती हुई शिकायत करती। महेंद्र कोई मजाक कर बैठता या गैर वाजिब कुछ कहता तो आशा को ये उम्मीद होती कि उसकी तरफ से विनोदनी उपयुक्त जवाब दे देगी। इस प्रकार इन तीनों की मंडली जम गई, मगर इससे विनोदनी के काम धंधों में किसी तरह की ढिलाई न आ पाई। रसोई, गृहस्थी के दूसरे कामकाज, राजलक्ष्मी की सेवा जतन, सारा कुछ खत्म करके ही वो इस आनंद में शामिल होती। महेंद्र आजीजी से कहता, नौकर मेहरी को काम नहीं करने देती हो, चौपट करोगी उन्हें तुम। विनोदनी कहती, काम न करके खुद चौपट होने से ये बेहतर है तुम अपने कॉलेज जाओ। महेंद्र, ऐसी बदली के दिन। विनोदनी, न ये नहीं होने का, गाड़ी तैयार है, जाना पड़ेगा। महेंद्र, मैंने तो गाड़ी को मना कर दिया था। विनोदनी ने कहा, मैंने कह रखा था। कहकर महेंद्र की पोशाक लाकर हाजिर कर दी। महेंद्र, तुम्हें राजपूत के घर पैदा होना चाहिए था, लड़ाई के समय अपने आत्मीय को कवच पहनाती। मौज मजे के लिए कॉलेज न जाना, पढ़ाई में ढिलाई करना विनोदनी कतई न सह पाती। उसके कठोर शासन से दिन दोपहर को विनोद एक बारगी उठ गया और सांझ का अवकाश महेंद्र के लिए बड़ा ही रमणीक और मोहक उठा। उसका दिन मानो अवसाद के इंतजार में रहता। पहले बीच बीच में रसोई समय पर न बनती और महेंद्र को कॉलेज न जाने का बहाना मिल जाता। अब विनोदनी सारा इंतजाम खुद करके समय पर रसोई बनाती। खाना खत्म होता कि महेंद्र को खबर कर दी जाती, गाड़ी तैयार है। अब पहले कपड़ों का इस तरतीब से रहना तो दूर रहा, यही पता न होता था कि वे धोबी के यहाँ हैं कि अलमारी की ही किसी गुफा में पड़े हैं। शुरू शुरू में विनोदनी इन बेतरतीबियों के लिए महेंद्र के सामने आशा को मीठा उलाहना दिया करती थी। महेंद्र भी उस बेचारी की लाइलाज योग्यता पर स्नेह से हंस दिया करता। अंत में सखी स्नेह के से उसने आशा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घर की शक्ल बदल गई।